नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री गिरीश प्रभुणे जी। गिरीश जी, आपका वेद दुनिया में स्वागत है। गिरीश जी पद्मश्री से सम्मानित हैं और घुमंतू जनजातियों पर उन्होंने काफ़ी शोध किया है। गिरीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि घुमंतू जनजाति को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के विचार होते हैं कि भाई किसे कहते हैं, जैसे एक बंजारा ग्रुप रहते हैं जो अलग अलग गांव में घूमते रहते हैं, कोई एक उनका निश्चित स्थान नहीं रहता है। ऐसा एक आम कंसेप्ट लोगों के दिमाग में रहता है घुमंतू जनजाति के बारे में। तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि घुमंतू जनजाति बेसिकली किसको कहा जाता है? घुमंतू जनजाति भारत भर में सभी प्रांतों में है और दो विशेषताएं हैं। एक दक्षिण से आए हुए और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान से आए हुए। जब पाकिस्तान नहीं बना था तभी विश्व भर से भारत का नाता जो जुड़ा था वो घुमंतू जनजाति से जुड़ा था जी। इसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो व्यापार करने वाले हैं। पूरे देश भर में जो वस्तुएं बनती है, फसल तैयार हो जाती है, कपड़ा बनता है, कुछ मूर्तियाँ बनती है, लकड़ी का सामान बनता है, औषधि तैयार होती है, वो लेकर बंजारा, लमाण जिसे कहते हैं, वो पूरे यूरोप में घूमते थे बेचने के लिए। साधारणतः 3 साल आना जाने के वो जगह जगह रहते थे। 15-20 दिन, महीना व्यापार करते थे और आगे जाते थे। तो फिर वापस आते हैं, फिर 1 साल अपने गांव में, जहाँ एक तो ऐसे कोई गांव नहीं लेकिन तांडा कहते हैं। तो तांडा जो है वो एक जगह जाते हैं और एकदम जो बूढ़े हो गए, दुबले हो गए, वो वही जगह रहते थे। बंजाराओं की भाषा जो है वो लमाणी, मेवाड़ी, मेवाती, राजस्थान से मिलती जुलती भाषा है। तो व्यापार के लिए वो दक्षिण के मदुराई, त्रावणकोर, रामेश्वर वहाँ तक जाते थे और वहाँ से माल लेकर। तो ये जनजाति आज भी विश्व भर में है जी। जिनको रोमानी कहते हैं यूरोप में। रू और ल ये अपभ्रंश होता है, य, र, ल, व। तो र और ल इसमें, तो वहाँ रोमानी है, वो लमाणी ही है। उनकी भाषा भी यही है, राजस्थानी लमाणी भाषा है। लमाण शब्द का अर्थ भी यह है कि इधर से उधर जाकर माल बेचना। तो ये पूरे भारत भर में कोई इनका एक जगह का ठिकाना नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो एक जगह तांडा करके रहने लगे। वो जो सारी जगह जो है वो विजयनगर, हम्पी से लेकर सूरत तक है, हम्पी से लेकर ताशकंद या खैबर खिंड, कश्मीर तक है, आसाम से लेकर सूरत ये है, सूरत से कलकत्ता। ऐसे जो बंदरगाह है जी, उसको जोड़ने वाले ये रास्ते हैं पुराने। एक तो बहुत बड़ा रास्ता जिसे दक्षिण पथ कहते हैं, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक जाने वाला, यूरोप से जोड़ने वाला। यूरोप में जो रेशम सिल्क वे कहते हैं, चाइना और ब्रह्मदेश भारत से जो जाता है यूरोप में, उससे ये सारे रास्ते जुड़े हैं। मुगल आने के बाद उस रास्तों पे मुगलों ने कब्जा लिया और व्यापार अपने हाथ में लिया। तो भी लमाण, बंजारा उसमें जाते थे। उसमें से कई जातियाँ, घुमक्कड़ जातियाँ, इस्लाम भी उन्होंने अपनाया है। तो ये सारा देखेंगे अंग्रेज आने के बाद उसमें काफी बदलाव हो गया जी।
अंग्रेज आ गए तो ये सारी भारत की जिसे नस कहते, धमनी, रक्तवाहक, तो इससे और कई जनजातियां हैं जिसे ऊंट वाले कहते हैं, सांप वाले कहते हैं, अस्वल को क्या कहते हैं हिंदी में, भालू लेकर घूमने वाले हैं, नंदी बैल लेकर घूमने वाले हैं। नंदी बैल में जोशी नाम का एक समाज है जो भविष्य बताता है, साल भर में एक बार हर गांव में जाते हैं भविष्य। भाट है, राजस्थान से भाट, चारण ऐसे भी है। बेरड़ रामोशी है, पारधी यानी वाघरी, गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, आंध्र, तेलंगाना, इसमें सभी जगह, महाराष्ट्र में। तो ये घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं। उसमें अंग्रेजों ने कई जनजातियों के ऊपर पाबंदी लगाई, घूमने को मना किया। घूमने को क्यों मना किया? तो वो बंजारा भी उसमें है, बंजारा, भाट है, कंजार भाट है, पारधी है, बेरड़ रामोशी है, वैदू है, कैकाड़ी है जो तेलंगाना और आंध्र में है। तो ये सारे वहाँ मीणा है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और इसमें बिरसा मुंडा जनजाति है। तो ऐसे संथाल भी उन्होंने उस सूची में डाले थे जो गुनहगार घोषित किए। गुनाह उनका क्या था? अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार के ऊपर कब्जा चाहते थे, तो लमाण ये पूरा भारत का व्यापार करते थे और वहाँ से उसमें भी कई प्रकार की चीज़ें ऐसी थी जो यूरोप को महत्वपूर्ण लगती थी, जैसे मसाला, स्पाइसेस कहते हैं वो, वूलन के कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हैं, सूत कॉटन के कपड़े हैं, औषधि है। तो ये सारा व्यापार लमाण बंजाराओं के हाथ में था और वो पैसा लेकर नहीं करते थे, वो सोना लेकर करते थे। जिनके पास से वो लेते थे वो किसान, वन क्षेत्र की जनजाति, उनके हाथों से लेते थे और वो विश्वास का मामला था, खरीदते नहीं थे। वो लेकर जाते थे और बाद में पैसा लाकर उनको देते थे। तो उनके ऊपर हमले होते थे यूरोप में, तो उनके साथ में भी उनका खुद का सैन्य था। विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने इसके ऊपर काफी अभ्यास किया था जी। तो ये सारा भारत का महत्वपूर्ण अंग था और घुमंटू जनजाति ऐसी कोई जनजाति नहीं जिसको अभी महाराष्ट्र में सभी साहित्य में कहते हैं कि उनको मनुस्मृति से उनको शूद्र बना दिया, नगर से जंगल में भेज दिया, वो घुमक्कड़ बन गए, ऐसी भी बात नहीं। वो घुमक्कड़ जनजाति अदर बैकवर्ड क्लास की जनजाति, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जनजाति, ऐसे सारे भाग जो भारत के समाज के हो गए, ये अंग्रेजों ने बनाए। उसके पहले उसकी जो व्यवसाय है, व्यवसाय के साथ जो करते काम, उसके अनुसार उनको पहचान था, वो कई जाति की पहचान नहीं थी। अभी घुमक्कड़ जनजाति जाति ऐसी पहचान पिछले 100 साल से 150 साल से आ गई। भारत में जितने साहित्य है उसमें कोई घुमक्कड़ ये शब्द प्रयोग नहीं है। तो ये होने के बाद उनको अलग से उसका व्यवसाय अलग है, उनकी रेस यानी वंश अलग है, ऐसा कहने का वो शुरू हो गया, पूरे भारत में ही हो गया। तो ऐसी कोई भारत के अंदर के जो जितने साहित्य है, महाभारत है, रामायण है,
संतों का साहित्य, उसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि अलग है। उनकी अलग पहचान स्वतंत्रता के बाद और अंग्रेज आने के बाद हो गई। इसकी एक वजह थी व्यापार उनके हाथ में था, और व्यापार के तांडे हजारों तांडे थे। सोने का व्यापार करने वाले, गहनों का व्यापार करने, लमाणे ही थे, बंजारे ही थे, कपड़ों का व्यापार करने वाले थे। तो ये सारा व्यापार उनके लिए महत्वपूर्ण था, अंग्रेजों के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए। तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई। व्यापार करते समय वो संरक्षक दल रखते थे अपने साथ। लमाण, बंजारा, बेरड़, रामोशी, ये सारे जो है ये लड़ाकू जनजाति भी कहते जाते हैं। उनका संरक्षक दल साथ में रहता था। 2000, 5000 व्यापार करने वाले हैं तो 5000 संरक्षक दल के रहते थे। तो एक तांडा 10,000 का रहता था। तांडा ये एक नगर जैसा ही रहता है, गांव जैसा ही रहता है। सारी चीजें उसमें बनती थी, और वो बनाने वाले जो है, जैसे आज केमिकल के कलर बनते हैं, तो नेचुरल कलर बनाने वाले थे उसमें, कपड़ा बुनने वाले थे। हर एक के पास जितने सारे वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक बनते हैं लमाण, बंजारा, रामोशी में, वो टकड़ी रहती थी सूत बनाने की, हर एक के पास रहती थी। जैसे तलवार है, जैसे बाद में बंदूकें आ गई, वैसी वो उनका महत्वपूर्ण अंग था वो टकड़ी, सूत बनाने की। तो सूत बनाना, सूत का वस्त्र बनाना, उसको कलर देना, ये सारा एक गांव जो घूमता था यूरोप तक और फिर वापस आता था। तो ये ऐसी संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति का विशेष अंग था, जिनके नाम भी आज भी यूरोप में रोमानी जो है, वो गाना गाने वाले, नाचने वाले, ये उनकी पहचान हो गई। व्यापार बदल गया, बीच में पाकिस्तान आ गया। जब पाकिस्तान नहीं था तो भारत से वो वहाँ जाते थे, तो व्यापार बंद हो गया, इसलिए वो अभी तांडा बनाकर स्थिर हो गए। आज भी उनके पास जो कला है, कौशल्य है, वो कपड़ा बुनने का कौशल्य है, रंग तैयार करने का कौशल्य है, औषधि वनस्पति का कौशल्य है। औषधि वनस्पति इकट्ठा करके उसकी पाउडर बनाना है, उसकी गोलियां बनाना है, उसकी औषधि दवाइयाँ बनाना है, ये सारे लमाण तांडा में साथ रहते थे। तो समझो आज एक आधी यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है जी, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गई है। औद्योगिक तंत्र कौशल्य की यूनिवर्सिटी अलग है, औषधि की यूनिवर्सिटी अलग है, कला कौशल्य की यूनिवर्सिटी अलग है। लेकिन घुमंतु जनजाति ये एक घुमक्कड़ यूनिवर्सिटी है, मोबाइल यूनिवर्सिटी, और उसमें सारे विषय वहाँ रहते हैं। जब वो गांव में जाकर किसी गांव के नज़दीक जाते हैं तो गांव वाले 15 दिन उसके हाथ से सारी चीज़ें खरीदते थे, अपने बच्चों को उनके साथ रखते थे, महीना 2 महीने। जब वो आते हैं और एक साल में जहाँ रहते, उनके 5000 का जो तांडा है उसके 200 के अलग अलग तांडे हो जाते। कोई आंध्र में, कोई तेलंगाना में, कोई तमिलनाडु में, कोई केरल में, कोई महाराष्ट्र में, मध्य भारत में, राजस्थान, गुजरात, ऐसे बिखरते हैं और बाद में एक साल हो जाने के बाद इकट्ठा होते। तो वहाँ युद्ध कौशल्य सिखाने के लिए भी हो जाते थे, दवाइयों का ज्ञान देने के लिए जाते थे, आदान प्रदान होता था। 3 साल बाद वो आते हैं, इसलिए उनकी न्याय पंचायत भी 3 साल के बाद बनती है। उसे भी गौतम कहते हैं या महागौतम, गौतम यानी गोत्र। तो उनका गोत्र जो है, उस गोत्र के शादियाँ वो बनाने के, वो सारे 1 साल में करते हैं। तो ये घुमक्कड़ जनजाति ये कोई भारत की अलग ये नहीं थी, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारत की हर जाति, हर गांव से जुड़े हैं। हर गांव का जो आमदनी होती है, व्यापार होता है, तो ये जाकर देते हैं। गाड़िया लोहार है दूसरी एक जनजाति। गाड़िया लोहार जो है
वो लोहे का काम करने वाले और गाड़ी बनाकर घूमने वाले गाड़ियां बनाते थे, बैलगाड़ी, रथ। भारत का पिछले 50,000 साल का इतिहास देखे तो रथ युद्ध में काफी महत्वपूर्ण है, बैलगाड़ी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दोनों बनाने वाले ये गढ़िया लोहार, वो भी राजस्थान मूल है, लेकिन आज वो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गांव-गांव में है। तो ये अपना तांडा लेकर घूमते हैं, टेंट लगाते हैं और जब बारिश के पहले हर गांव में जाकर वहाँ की खेती के औजारे बनाते हैं, युद्ध के लिए जितने वस्तुएं चाहते हैं वो बनाते हैं। वो कोई अलग नहीं, उनकी भाषा बहुभाषिक है। वो तेलंगाना में जाते हैं तो तेलुगु भाषा उनको आती है, आंध्र में जाते हैं तो तेलुगु भाषा आती है, कर्नाटक में जाते हैं तो कानड़ी आती है, इसमें तमिलनाडु में तमिल आती है, मलयालम आती है, मराठी आती है। सारी भाषा जिसको आती है उसको पंडित कहते हैं। तो उसमें पंडित भी है, कोई जाति प्रथा नहीं है, लेकिन लमाण, बंजारा, गढ़िया लोहार, जैसे पाथरवट कहते हैं, जिसे मराठी में वडार कहते हैं, तेलंगाना के हैं। जितने सारे घाट हैं नदी के ऊपर, पहाड़ों में किले हैं, गढ़कोट किले हैं, वाड़ा मकान बड़े बड़े जो है राजाओं के, वो सारे बनाने के कौशल्य इस पाथरवटों के साथ है। वडार इसे सोमपुरा है राजस्थान में, पूरे भारत भर में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन वो घुमंटू जनजाति में है। तो महाराष्ट्र में सारी जगह काले पत्थर को काटने वाले वडार है, और वडार देखेंगे तो उनको ज्योमेट्री, भूमिति तो पूरी जानकारी है। उनकी महिलाओं को जानकारी है, कोई भी पत्थर ले लो उसको पाटा, वरवंटा, खलबत्ता, सारी चीजें ज्योमेट्री के हिसाब से वो बनाती है, और एक सूत्र के आधार से बनाते हैं। वर्तुल भी बनाते हैं। मंदिर बनाएंगे तो अजंठा वेरूल जैसे केव्स है, उसमें सारे काले पत्थर में इतनी सुंदर मूर्तियां खुदवाई गई है। जैसे तथागत बुद्ध की मूर्ति है, महानिर्वाण की है, लेकिन उसमें बहुत सारे विषय, पत्थर का शास्त्र है, खनिज का शास्त्र है, शरीर शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है, रंग का शास्त्र है, बुनने का, कपड़े का शास्त्र है, सारे शास्त्र मालूम है अंग्रेजों ने और यहाँ की पुरोगामी व्यवस्था ने, सेक्युलर जो है उन्होंने उन सबको ऐसे कह दिया कि ब्राह्मण जो है पूरे भारत में, ब्राह्मणों ने बहुजन समाज को ज्ञान नहीं दिया, घुमंटू जनजाति को ज्ञान से वंचित रखा। तो ये प्रश्न आता है, सवाल आता है कि इतना सारा ज्ञान इनके पास है तो अजंठा वेरूल ब्राह्मणों ने खुदवाई है जो इनको नहीं दिया है। एक तो वो ब्राह्मण है क्योंकि ज्ञानी है, मैंने कहा कि पंडित भी है, पंडित भी अलग अलग भाषा, सूत का ज्ञान है, सबका ज्ञान है, पत्थर का ज्ञान है, औषधि का ज्ञान है। जिसका ज्ञान नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो घुमंटू, सिर्फ घुमंटू नहीं, पूरे भारत के हर गांव के जितने सारे लोग हैं उनके पास वो ज्ञान है। तो इन्होंने नहीं दिया, ऐसा उनको भेद उन्होंने तैयार किया। तो अजंठा वेरूल से लेकर सारे विश्व भर में, एशिया खंड में जहाँ जहाँ जाएंगे तो ये घुमंटू जनजाति पत्थर काटने वाले भी है, पहाड़ बनाने, पहाड़ से निकल कर बनाने। दक्षिण में 200 मील के गोपुर है ईंट के, उसमें इतने कौशल्य का काम है, स्किल्ड है, वो सारा इनका ही है। तो उसमें ऐसा है कि कोई भी मूर्ति देखो, भगवान कृष्ण की देखो, भगवान शिव की देखो, भगवान राम की देखो, दुर्गा की देखो, कोई भी मूर्ति देखो, उसमें जो भाव है, उसमें जो दर्शन शास्त्र है,
तत्वज्ञान है वो कोई जानता नहीं, जिसे मालूम नहीं है वो मूर्ति नहीं बना सकता। जिसे तत्वज्ञान भारतीय ज्ञान मालूम है वो ही मूर्ति बना सकता है। तो घुमक्कड़ जनजाति ये भारत के सबसे ज्ञानी जनजाति कह सकते हैं। तो ऐसे है, जब उनका न्यायालय बनता है 3 साल में एक बार, आंध्र में होता है जहाँ बालाजी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, वहाँ नीचे आते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा है, जेजुरी वहाँ आता है। नांदेड़ में मालेगांव है, वहाँ भी लाखों लोग आते हैं और जात पंचायत बनती है। उनमें जो जाति प्रथा से प्रमुख जो है, सबसे ज्ञानी है, वो बैठते हैं और जितने सारे जो गलतियाँ हुई है, जाते समय कुछ झगड़े हुए, वो सुलझाते हैं। वो सुलझाते सुलझाते क्या क्या होना चाहिए, समाज कैसा था, रामायण में क्या था, महाभारत में क्या था, शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, संतों ने क्या कहा है, वो भी उस जनजाति के जात पंचायत में, न्याय पंचायत में कहते हैं। और गोत्र कैसे है, उसका अर्थ क्या है। तो ये सारी बातें अभी नई जो प्रणाली आ गई, जीवन प्रणाली आ गई, उसमें ये मागास पिछड़े वर्ग की है, ये अंधश्रद्धा की है, ये गलत है, ऐसे कहने लगे। जैसे खाप पंचायत है, जाटों की है, कई हमारे वैदुओं की पंचायत है। महाराष्ट्र में पंचायत के ऊपर पाबंदी है, गवर्नमेंट ने लगाई है। लेकिन न्याय पंचायत में देखेंगे पिछले हजारों 50,000 साल से, रामायण महाभारत से देखेंगे तो न्याय कैसे देना है वो मौखिक रहता है उनका, और पूरी जानकारी रहती है। पूरे विश्व की न्याय व्यवस्था भी उनको मालूम है। विश्व भर में जितने सारे न्यायालय थे 2000 साल पहले और 1000 साल, तक्षशिला नालंदा टूटने के पहले, सारे विश्व में, एशिया खंड में कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, भारत का न्यायाधीश रखते थे। भारत से पढ़ा हुआ जो है, तक्षशिला से पढ़ा है, नालंदा से पढ़ा है, उसको न्यायाधीश बनाते थे। तो ये न्यायाधीश बनने की जो प्रक्रिया है वो 12 साल की नैमिषारण्य परिषद होती थी। इसका कुछ अंश ये न्याय पंचायत है। नैमिषारण्य परिषद में भी न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कालानुरूप होनी चाहिए, उसमें परंपरा कौन सी रहनी चाहिए और जो गलत हो गए वो कैसी निकलनी चाहिए। ऐसी कोई मनुस्मृति ग्रंथ लेकर कोई समाज के ऊपर थपा नहीं था। वो अपने आप में समझते थे कि अरे यूरोप में गए, वहाँ ये हो गया, गलती हो गई, तो क्या करना चाहिए, तो उसका प्रायश्चित्त लेना चाहिए, समाज के ऊपर क्षमा माफी मांगनी चाहिए और उसको लेने चाहिए। जाति प्रथा के बाहर, जाति के बाहर के भी कुछ औरतें, महिलाएं वहाँ लाते थे और सामने रखते थे। क्या क्या उसके पास है, ज्ञान क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो देखकर उसको अपनाते थे। पुरुष अन्य जाति के पुरुष को भी अपनाते थे। तो ये आज की समस्या ये है कि जाति प्रथा नष्ट कैसे करेंगे, नष्ट होती नहीं है। क्यों होती नहीं है? तो वो अपने आप, जैसे नर्मदा मैया का प्रवाह है, हम देखते हैं नर्मदा मैया का और कहते हैं ये नर्मदा मैया है। एक सेकंड में हमने देखा हुआ जल जो है निकल जाता है। हर क्षण में नई नर्मदा आती है ऊपर से। तो परंपरा में भी ऐसी परंपरा है जो ऊपर से आई है, सनातन है। बुद्ध ने भी कहा है 2500 साल पहले, अस्य धर्म सनातनो, यह धर्म सनातन है, परंपरा से चला हुआ आया है, उसमें कुछ पुराने हैं, कुछ नया है। ये घुमक्कड़ जनजाति में आज भी होता रहता है।
वो जमीन से घूमने वाले थे, समुद्र से जाते नहीं थे। व्यापार 1000 ऊंट थे, 10,000 घोड़े थे, बैलगाड़ियाँ थी, उसमें लगाकर वो लेके जाते थे। तो आज वो व्यापार खत्म हो गया तो सबसे दरिद्री बन गए। शिक्षा उनकी भाषा की शिक्षा थी, उनके बस्ती में ही शिक्षा लेते थे। गुरुकुल उनका स्वयं का गुरुकुल था, उनका ही ज्ञान था, उनकी पोथी पुराण भी है। तो ये सारे की सारे पाठशालाएं आ गई तो वो खत्म हो गई, ज्ञान खत्म हो गया। तो भी उन्होंने अपने तांडव में वो रख के रखा है। जैसा आपने बताया सर कि उन लोगों को काफ़ी नॉलेज था, जैसे औषधि का, कपड़ा बुनने का, तो ऐसी कई कलाएं जो है अब लुप्त होने लगी। तो आपने चूंकि उन पर शोध किया है, तो उन कलाओं को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? हमने एक 40 साल में महाराष्ट्र में सामाजिक समरसता मंच, घुमंटू जनजाति विकास परिषद, भटके विमुक्त विकास परिषद, इसमें पहले तो हम उन बच्चों को वो नॉर्मल स्कूल खोले थे, छात्रावास खोले थे, उसमें ले जाते थे। लेकिन बक हम जब तांडव के ऊपर गए, पाथरवट के यहाँ, वडार के यहाँ गए, वैदू के पास गए, तो उनका ज्ञान देखकर ऐसा लगा कि ये हम गुनाह कर रहे हैं। उनको स्कूल में लाना ये गुनाह है, ये क्रिमिनल है। तो क्या करना चाहिए? उनके अनुसार फिर गुरुकुल हमने चिंचवड़ में शुरू किया है, पुणे के नजदीक। इसका नाम है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम। पारधी, लमाण, बंजारा, वैदू, वडार, कैकाड़ी, ऐसे सारों के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अभी 500 बच्चे वहाँ निवासी है। वहाँ का अभ्यासक्रम जो है वो उनका पूर्व ज्ञान जो है, वहाँ पॉटरी सिखाते हैं, पत्थरवट के जो शिल्पकला सिखाते हैं, पत्थर के ऊपर जैसे कार्विंग है वैसा लकड़ी के ऊपर का कार्विंग है वो भी सिखाते हैं। पुराने मकान कैसे बांधे जाते थे उसका शिल्प सूत्र, बोधायन नाम के ऋषि थे, उनका ग्रंथ है, वो हमारा पाठ्यक्रम में है। जैसे पाइथागोरस का सिद्धांत बताते वो शिल्प सूत्र में है, ऋषि मुनियों के 5-10 हजार साल पहले का है। तो ये सारा इतिहास, वनौषधि है तो नदी है, नदी के आजू बाजू में वनौषधि है, उसका पूरा ज्ञान उनके पास कौन सा है वो हमने लिख के लिया है। नया पाठ्यक्रम बनाया है, भारतीय विद्या हम उसको कहते हैं, भारत विद्या। तो भारत विद्या में ये सारा आता है, कपड़े बुनना आता है, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये उसका हर एक के पास वो कला ज्ञान है, वो हमने पाठ्यक्रम में लाए। गुरुकुल में सारे हमारे शिक्षक जो है उनको भी पहले हमने वो शिक्षा दी है। जैसे बाहर के स्कूल है उसी के अनुसार 12 साल की विद्या, वेद, उपनिषद, लोक विद्या जो है, घुमंटू जनजाति उनके कला है, कौशल्य, उसके साथ साथ उनकी कविताएं हैं, उनकी कथाएं हैं, वो सारे वहाँ सिखाते हैं। और अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ, संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भी सिखाते हैं। उसके साथ साथ वाघरी यानी गुजराती है, लमाणों की बंजारा भाषा है, पाथरवट जो है उनकी तेलुगु भाषा है, मरियाई वाले नाम की जनजाति, मरी यानी बारिश, बारिश कब आती है वो दिखाने वाली देवता लेकर घूमते हैं, उनकी जो है भाषा कानड़ी, वो कानड़ी है। 4 भाषा वो है और 4 भाषा ये है। 8 भाषाओं का संग्रह कोश हमने बनाया है। साथ साथ उनकी बोली भाषा में कुछ गुप्त भाषाएं हैं, कोई परकीय आ गया, दूसरे देश का आ गया तो अपनी भाषा बदलते हैं, और वो भी हमने वहाँ ली, गुप्त भाषा का है। तो ऐसे 22 भाषाओं का अध्ययन, अभ्यास हमारे शिक्षकों को हमने अभी 20 साल हो गए हैं। अलग अलग विद्यार्थी पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातो जातो नवा चारा, नवा वाणी मुखे मुखे।
भ्रमण ध्वनि से दूरभाष से हम सुनते हैं किसी का आवाज, तो हम उसकी आवाज पहचानते हैं। हर एक की आवाज अलग रहती है, हर एक का ज्ञान भी अलग अलग से है, हर एक की जो भाषा है वो जाति से आई है, आचार विचार है, उसमें ज्ञान है। पाथरवट है तो उसका ज्ञान है, वैद्य है तो वैद्यकीय का ज्ञान है। तो अलग अलग ज्ञान का हमने वहाँ प्रयोग किया है और वो देखकर वो सीखते हैं और आधुनिक विद्या भी उनको सिखाते हैं। कंप्यूटर है, संगणक है, उसके ऊपर जो मौखिक परीक्षा रहती है, मूल्यमापन, लिखित मूल्यमापन रहता है और अनुभव का मूल्यमापन होता है। 3 परीक्षा मूल्यमापन किए रहती है। तो ये गुरुकुल की परंपरा जो है उसके अनुसार हम वहाँ सिखाते हैं और बुद्धि के अनुसार समझो 10 साल का बेटा हो गया वो और उसको ध्यान में आ गया कि ये उसको कठिन लग रहा है, तो उसमें क्या क्या है, पूर्व ज्ञान कौन सा था, उसी के अनुसार सिखाते हैं। तो कुम्हार का लड़का कुम्हार ही बनता है ऐसा नहीं, वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले सकता है, वो मकान बनने की कला ले सकता है। हमारे यहाँ हम आमंत्रित करते हैं भारत भर के तज्ञ जनजाति में जो काम है, जैसे गोंड समाज है उसमें वैद्यकीय भी है और पीतल का ब्रास का भी काम करते हैं। हमारे यहाँ महीना भर रहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे उनके पास से सीख जाते हैं। वैद्यों को बुलाते हैं, वो पूरा भ्रमण करके बच्चों के साथ, कुटुंब रहता है उनका, छोटी बच्ची लड़की उसको भी ज्ञान रहता है, तो वो लेकर घूमते हैं और ज्ञान देते हैं। बच्चे लिख के रखते हैं। अभी आधुनिक है तो फोटो निकाल के रखते हैं वो पौधे का, और वो पौधा लगाकर उसका ज्ञान क्या है, उसका मंत्र क्या है। शादी के समय, शादी के बाद 5 साल तक, वो 10 साल की बेटी की शादी होती है पुराने ज़माने में, अभी 21 साल की होगी, वो 10 साल की जो है वो दूसरे घर में आती है, वहाँ का माहौल देखती है, वहाँ के रीति रिवाज देखती है, वहाँ के पौधे देखती है, पौधों की औषधि की जानकारी देखती है। पूरा देखकर वो उस गांव की, उस घर की बहू बन जाती है, उसी का ज्ञान उसको आता है। जब वो बूढ़ी हो जाती है, ज्येष्ठ बन जाती है, तो दादी नानी का बटवा औषधि का उसको ज्ञान वही का हो जाता है। तो ये ज्ञान वो परंपरा से वहाँ के हर पौधे पन्ने का, गौरी माँ के ऊपर, गौरी देवी है, दुर्गा देवी है, गणपति है, शिवजी है, उनके ऊपर वो ज्ञान पन्नों का वो डालती है, तब मंत्र कहती है। अपनी अपनी भाषा में वो मंत्र है। तो ऐसे सारे घुमक्कड़ जनजाति है, अंग्रेजों ने उनको गुनहगार घोषित किया, जीने के सारे रास्ते बंद किए, तो वो लड़ाकू बन गया। उसमें क्रांतिकारक हो गए। छोटू सिंह लमाण, वो कर्नाटक के नज़दीक सोलापुर नहीं, सोरापुर उसका ये था, उसको बेलगांव में फांसी पे चढ़ाया। उमाजी नाइक जो बेरड रामोशी था, उसको 1831 में उसने स्वराज्य की घोषणा की थी। भारत में प्लासी की लड़ाई के बाद स्वराज्य की घोषणा उसने की है। तिलका मांझी है, ऐसे कई क्रांतिकारक घुमक्कड़ जनजाति में 1857 के पहले हुए। 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल ये स्वतंत्रता जो संग्राम है वो घुमक्कड़ जनजातियों का है। और उन्होंने कोशिश की है, बंदूकें बनाई है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिकलकरी नाम की जनजाति है। गुरु गोविंद जी के साथ उन्होंने गाड़िया लोहार जो थे, उन्होंने सिख धर्म पंथ अपनाया। ये लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन कोई भी दे दो, AK-47 दी तो वो भी बनाते हैं। सिकलीगर कहते हैं। हाँ, सिकलीगर, तो ये बनाते हैं। तो ये कौशल्य कोई विद्यापीठ या कोई तांत्रिक विद्यापीठ में नहीं होता है। उसको 5 साल लगाने के बाद भी और 10 साल लगते हैं मेडिकल का ज्ञान आने के लिए। जो अपने माता पिता के साथ रहता है तो माता पिता के साथ से ज्ञान आता है।
और अनुभूति आती है, उसकी अनुभव आता है। तो आपके विद्यापीठ में कई बच्चे तैयार होकर अभी समाज में काम भी कर रहे होंगे, हाँ, तो किन बहुत। क्षेत्रों में गए वो? अभी कुछ अभियंते बन गए हैं पारधी बच्चे, कुछ वैदु यानी वैद्यकीय व्यवसाय कर रहे हैं, आयुर्वेद का। एक जगह तो हमने उनकी वसाहत बनाई है कि जहाँ गोपालन है, उसके पूरे गाय से लेकर गोबर से लेकर खेती, गोमूत्र का अर्क निकालना, परंपरागत वनौषधि की खेती बनाई है, दवाइयाँ देते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी अभी जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है। तो ये नया व्यवस्था जो है गुरुकुल परंपरा से आई हुई, ऐसे 5,000 कुटुंब से बच्चे गए हैं। इसको चलाने में कोई सरकारी मदद मिलती है आपको? अभी देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने हमें विनती की कि ये सारा जो कर रहे हैं उसको आप मान्यता ले लो। हमने कहा कि हमारा ये तरीका है सिखाने का, इसका अभ्यास आपके लोगों को करने दो। अभ्यास करने के बाद सेक्रेटरी वगैरह जो थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो आ गए, उन्होंने देखा और उनका यही बनाना है, यही शिक्षा है। तो हमारे अभ्यासक्रम के अनुसार उन्होंने मान्यता दी है। एक तो परीक्षा बोर्ड की रहती है, वो लिखित रूप की है। हमारे इसमें गवर्नमेंट का जो पाठ्यक्रम है वो हमने 100% लिया है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में वो 15 या 20% है। हमारा 80% मौखिक और अनुभूति प्रैक्टिकल के तौर पे है। और बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल अलग है, कला का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आर्ट्स का अलग है, हमारे सभी एक जगह है। व्यापार भी सुनते हैं, व्यापार भी करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सारी बातें संस्कृत से लेकर अपनी भाषा में वो करते हैं। चित्र है, हमारे यहाँ बच्चे मधुबनी भी निकालते हैं, वारली पेंटिंग भी निकालते हैं, पत्थर का भी। तो 5वीं कक्षा का लड़का या लड़की कास्टिंग करते हैं, तलवार बनाते हैं और मशीन का पार्ट भी बनाते हैं, स्कूटर के पार्ट है वो भी बनाते हैं। कई बच्चे हमारे यहाँ के टाटा मोटर्स में लगे हैं, वो देखकर 12वीं हो जाने के बाद उनको 20,000 30,000 अभियांत्रिकी का जो स्केल है वो उनको मिल रहा है। तो ये थोड़ा बढ़ाना है। हमने भारत सरकार को कहा है कि ये सारे घुमक्कड़ जनजाति का एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जैसे यूरोप में है रोमानी घुमक्कड़ जनजाति का विश्वविद्यालय है। वहाँ उनके ही कला कारागिरी कौशल्य सिखाते हैं, गाना बजाना उनके वाद्य है, नृत्य है। तो ये सारे उनके जीवन में है, अलग से नहीं है। तो एक लमांड लेंगे तो सारा विषय उसके साथ में आता है, एक वैदु लेंगे तो सारा विषय उसके साथ में आता है। आजकल के डॉक्टर को गाना नहीं समझता, क्योंकि उससे गाना कभी सीखा ही नहीं है। जिसने कभी सूरी नहीं चलाई, खून देखकर जिसको चक्कर आती है, खून देखकर, वो डॉक्टर बनता है। जिसने कभी खीला जो है वो ठीक तरह से नहीं किया, वो इंजीनियर बनता है। लेकिन गाड़िया लोहार ऐसे घुमक्कड़ जनजाति जो है वो जन्म से ही डॉक्टर है, अभियांत्रिकी है, कलाकार है, जनजाति की कला लेकर आए हैं। वो कोई जेजे स्कूल में नहीं जाते। जो जेजे स्कूल में जाता है उसको लाइन खींचना 12वीं के बाद आता है, कलर का ज्ञान इनको है। तो इनका अलग से विश्वविद्यालय होना चाहिए, इनकी अलग से पहचान है, और वो भारत की पहचान है, वो मैकाले की पहचान है। जो आज की पाठशालाएं है, विश्वविद्यालय, वो मैकाले की, मैक्स मुल्लर की पहचान है। और घुमक्कड़ जनजाति ये भारत की आज ही पुराने ज़माने से चली आई हुई ज्ञान की धरोहर है।
ठीक है गिरीश जी, आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।